हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक तिवारी एंड वेलकम टू ज्ञानदीप ट्यूटोरियल क्लासेस। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जरा सोचो, आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत डिटेल में जाना, लेकिन क्या आपने कभी जाना कि उसका कॉजेज क्या है, किस रीजन से हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता है? जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले स्लो पॉइंट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जरा ध्यान से समझिए, गति से बढ़ रहा होता है तो वहां पे ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, लोगों को जॉब मिल रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो उनके घर इनकम आ रही है, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। लेकिन जिन कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत स्लो डाउन है, तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इकोनॉमी तेजी से ग्रो नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नई इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जाएंगी, और उससे क्या होगा कि लोगों को जॉब मिल पाना मुश्किल होगा, और ये एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। नंबर 2 है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जरा सोचो, अधिकांश समस्याओं का कारण ही पॉपुलेशन है। आप जानते हैं पॉपुलेशन का बहुत तेजी से बढ़ना ये एक अनदर प्रॉब्लम का इशू है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करता है, बढ़ाता है। आप जरा सोचिए, हमारी गवर्नमेंट जितनी जॉब्स हर साल लेकर आती है, पता चला कि उससे ज़्यादा लोग एडल्ट हो गए जिन्हें जॉब की दरकार है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, और गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं दे पाती है बिकॉज उतने एनफ सोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम जॉब क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन। जरा सोचो, आप जानते हो कि हमारा देश तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हम कृषि प्रधान देश हैं। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, ओवर 50% लोग खेती करते हैं, और आपने देखा होगा कि 50% से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कहाँ पे मिल रहा है? एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर्स में वो काम करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये है कि ये भी एक सीजनेबल सेक्टर है, सीजन पे लोगों को काम मिलता है, बाकी सीजन वो लोग बैठे रहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर गवर्नमेंट शायद इस तरफ ध्यान दे और इनको बाकायदा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए या इनकी स्किल्स को इन्हेंस किया जाए तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का सीजनेबल होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। देखो, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब ये हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी समस्या ये है कि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई की सुविधाएं ही नहीं है। हम लोग रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, बारिश होगी तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, सब चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हो पाती और बारिश के भी कोई प्रॉपर चांसेस नहीं होते, तो हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ना मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोग इस सेक्टर में प्रॉपर तरीके से काम कर ही नहीं पाते और वो खाली बैठे रहते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का एक और कारण है। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जरा सोचो, इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अक्सर फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज में रहती हैं, और जॉइंट फैमिली में आपने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का जिन्हें एहसास ही नहीं होता, क्योंकि जो मेन लीडिंग पर्सन है, जो परिवार का मुखिया है, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेयर कर रहा होता है। तो बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर एज होने के बावजूद भी डिपेंडेंट होते हैं, और वो खुद अपने सेल्फ बेसिस पे शायद अर्न भी नहीं कर रहे होते। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। जरा सोचो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो घरों से चलाए जाते हैं या छोटी मोटी फैक्ट्रियां डाल करके चलाए जाते हैं, और इनका पतन होना, इनका डाउनफॉल होना ड्यू टू हैवी कंपटीशन या ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इस वजह से भी होता क्या है, इन इंडस्ट्रीज के डाउनफॉल होने की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब छोड़नी पड़ती है, जॉब से निकाल दिया जाता है, या वो बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जरा सोचो, बिकॉज वी आर लिव इन डेवलपिंग कंट्री, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, और आपने देखा होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज में होता क्या है, इनकम तो होती नहीं है, और इनकम ना होने की वजह से भी क्या होता है, उनकी सेविंग्स भी ना के बराबर होती है, और सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। तो आप कह सकते हो कि अगर सेविंग्स नहीं है और उनका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो उससे भी क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जबकि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो नई जॉब्स क्रिएट होती हैं,
इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, बहुत सारे लोगों के पास फिर जॉब्स की वजह से इनकम आती है और सिचुएशन बदल जाती है। बट ऐसा अगर ना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा। तो हमने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट है सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जरा सोचो, समस्याओं पे तो बात हो गई, क्या कोई सजेशन है जिसकी वजह से हम ऐसा करके अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली एक सजेशन है जो शायद हमें अपनाना चाहिए। ऐसा करके हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। पहला है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखो, अगर हमारी गवर्नमेंट अगर प्रोडक्शन को बढ़ाती है या प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है तो ऑब्वियस सी बात है नई जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों को जॉब पे रखा जाएगा, काम पे रखा जाएगा और फिर उससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ाएं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उनकी वर्थ बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जरा सोचो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि वो पैसा सेव करें, सेविंग के साथ साथ वो उसे इन्वेस्ट करें, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा फॉर्मेशन होगा। इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होने से क्या होगा, लगेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी और कहीं ना कहीं ये जो बड़ी समस्या है ना अनएम्प्लॉयमेंट वाली, ये दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जरा सोचो, अगर ऐसे लोग जो अपना खुद का काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उन्हें सपोर्ट करे, चाहे वो फाइनेंशियली या टेक्निकली या फिर उन्हें और मोरल सपोर्ट देना चाहिए। तो ऐसा करके गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकती है, क्योंकि आज हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम लोग जॉब क्रिएट कर सके। तो एटलीस्ट लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, उनको मदद करके शायद हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में बड़ी खामियां हैं। हम लोग थियोरटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोर्स करते हैं, ज़्यादा हम लोग आश्रित हैं, जबकि प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज या स्किल्स को इन्हेंस करना अब हमने थोड़ा थोड़ा तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो अगर हम अपने एजुकेशनल सेक्टर में ही हम लोग कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएँ, कुछ नए चेंजेस लेकर के आएँ, तो शायद हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर कर सकते हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में काम कर रही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जा रहा है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो इसी तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है। तो इससे आने वाले समय में देखेंगे आप कि बहुत सारी ये जो समस्याएं हैं एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ये समस्याएं दूर होंगी। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखो, अगर मैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन मशीन मेड टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। अगर वो इसकी जगह पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाएं तो शायद हम लोग अपनी कॉस्ट को भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी टेक्निक को थोड़ा सा चेंज करें तो ऐसा करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन अ प्लान। देखो, जरा सोचो, सरकार जो भी प्लान बनाती है, जो भी योजनाएं बनाती हैं, तो स्पेशली उन्हें एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कुछ ना कुछ योजनाएं बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि ऐसे ऐसे वो प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करे, चाहे वो आप कह सकते हैं कि पावर प्लांट है या फिर वाटर प्लांट है या फिर कहीं पे डैम बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, या और भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे। वहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कहीं ना कहीं ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो दूर हो पाएगी। तो आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, ये सारे स्टेप्स उठा करके हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताएं, गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च भी किए हैं जो शायद अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए काफ़ी कारगर हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी योजनाएं और पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए आज काम कर रही हैं, तो वो पॉलिसीज़ क्या हैं, वो प्रोग्राम क्या हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है स्किल इंडिया। देखो, स्किल इंडिया का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्किल इंडिया का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप को एजुकेट कर पाएँ, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे लोगों को उनकी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। इसमें महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह को लेकर के उनको उनके लिए टीचिंग प्रोग्राम है। बहुत सारे लोगों को कुछ कंप्यूटर नॉलेज के लिए कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, चला रही है इन योजनाओं को, ताकि वो लोग उसको ग्रैब कर सकें और फाइनली उन्हें अगर उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो उन्हें काम की कमी नहीं होगी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी, वो अपना जॉब कर भी सकते हैं या फिर अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जो सबसे बहुत बड़ा इंडिया की इंपॉर्टेंस को बताना, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए प्रेरित करना जो गवर्नमेंट इसके तहत लेकर के आई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात हम बात करते हैं मेक इन इंडिया। देखो मेक इन इंडिया क्या है? बेसिकली मेक इन इंडिया का मतलब ये है जो हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन पे है या फॉरेन बेस्ड प्रोडक्ट्स पे है, उस डिपेंडेंसी को कम करना। जरा सोचिए, पहले क्या होता था कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए फॉरेन पे डिपेंडेंट थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी विदेशों से, फॉरेन से। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में बन रही हैं, जिसको हम मेक इन इंडिया कहते हैं। आज हम वेपन्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने देश में उसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये क्या है? मेक इन इंडिया। जरा सोचो, जब आप अब्रॉड से चीज़ें खरीदते थे तो बहुत सारी जो करेंसी है वो विदेशों में चली जाती थी और आपकी फॉरेन पे डिपेंडेंसी बढ़ रही थी। ठीक है, और अगर हम मेक इन इंडिया को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो उससे होगा क्या? जो पैसा हमारा विदेशों में चला जाता है वो आपकी कंट्री में रहेगा और वो आपकी कंट्री को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपकी कंट्री को डेवलप करने में, इनकरेज करने में, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में मदद करेगा। और आप एक और एग्जाम्पल समझिए, जरा सोचो, बिफोर कोविड आपको पता है N95 मास्क भी इंडिया में बहुत कम बनते थे। PPE किट, वेंटिलेटर्स, बहुत सारी चीज़ें, सैनिटाइजर्स, इन सब के लिए हम लोग विदेशों पे निर्भर थे। और आज सिचुएशन क्या है? आज PPE किट रिकॉर्ड प्रोडक्शन हम लोग पर डे कर रहे हैं, हम लोग वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, हम लोग हर सारी चीज़ें बना रहे हैं, इवन वैक्सीन भी हमने डेवलप की और आज हम लोग फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो पाया? ड्यू टू मेक इन इंडिया। और इससे होगा क्या? हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है कंटेन रहेगी, बल्कि आएगी और वो आपकी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करेगी और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये भी। टॉपिक है वो है स्टार्टअप इंडिया। देखो बेसिकली स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आई जिसमें उस हर इंडिविजुअल पर्सन जिसके पास कोई आइडिया है, जिसके पास कोई कॉन्सेप्ट है और वो उस काम को स्टार्ट करना चाहता है, बट दे डोंट हैव अ सफिशिएंट कैपिटल, उसके पास उतना फंड नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन्हें उसके स्टार्टअप्स में कुछ कंट्रीब्यूशन देके, हेल्प करके उनको इनकरेज करती है। आप जानते हैं आज इंडिया एक बहुत लीडिंग कंट्री है जो अपने स्टार्टअप्स के लिए जानी जाती है। और ये स्टार्टअप्स को प्रमोट कौन कर रहा है? हेल्प कौन कर रहा है? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो आप ऐसा मान के चलें कि स्टार्टअप एक अनदर पॉलिसी है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत तेजी दिखाई है और बहुत तेजी से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तो इसमें हर उस इंडिविजुअल पर्सन या जो भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनके पास कोई आइडिया है, बिजनेस आइडिया, बट उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन्हें फाइनेंशियली मदद करती है, टेक्निकली उन्हें मदद करती है, मोरल उनको बढ़ाती है, हर तरह से जो संभव हो सकता है गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है उनके स्टार्टअप्स को लेकर के। और ऐसा करके ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे आज काम कर रहे हैं और हम लोग कहते हैं कि बहुत लीडिंग कंट्री बन रहे हैं अपने स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में देखेंगे ये और तेजी से ग्रो होगा और पिक पे जाएगा और हम लोग और माइलस्टोन को स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप्स के थ्रू भी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब्स की आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ग्रैब होंगी, उनको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट नोट आपको आ सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जाके हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट फिनिश हो गया हमारा चैप्टर। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद भी आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल है ये आपके लिए वीडियो। तो आप इसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी रिकमेंड करें ताकि वो इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट को ग्रैब कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।